रिद्धि सिद्धि के दाता बुद्धि के देव भगवान लंबोदर को प्रणाम करता हूँ। माँ शारदा को प्रणाम करता हूँ। इष्ट देवी माँ घट रानी को प्रणाम करता हूँ। गुरुदेव के चरणों में वंदन करते हुए नमस्कार विद्यार्थियों, मैं आज की क्लास शुरू करता हूँ। आरएस एजुकेशन चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और जैसा कि आप मेरे पीछे बोर्ड पर देख पा रहे होंगे, आज की जो क्लास है मैं मनोविज्ञान से लेकर आया हूँ। मनोविज्ञान में मेरा आज का सब्जेक्ट, आज का जो विषय है, जिस विषय पर मैं क्लास शुरू करने जा रहा हूँ वो है अधिगम के सिद्धांत। अधिगम के सिद्धांत दो प्रकार के थे, तो आज जो मैं शुरू करवा रहा हूँ वो व्यवहारवादी सिद्धांत है। इससे पहले मैं विकास के सिद्धांत करवा दिए हैं मैंने, उनके वीडियो भी आप देख सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी बारीकी से करवाए। मेरे द्वारा करवाए गए इस कोर्स में यही गारंटी रहेगी कि जो भी मैंने यहाँ तथ्य करवाए वो प्रमाणिक है और उन सब के मेरे पास प्रूफ अवेलेबल है। और दूसरी बात ये रहेगी कि मैं इस चैप्टर के बीच में कोई अनावश्यक बातें करके इस वीडियो को लंबा नहीं करूंगा। जितना कम समय में हो सकेगा मैं इसको पूरा करने की कोशिश करूंगा और आपका समय बचे, यही मेरा उद्देश्य है। चले शुरू करते हैं। थॉर्नडाइक का संबंधवाद सिद्धांत। अधिगम के सिद्धांतों में सबसे पहला सिद्धांत हम थॉर्नडाइक का बताएं। थॉर्नडाइक व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे। व्यवहारवादियों से इनका संबंध था। इनके सिद्धांत का नाम है थॉर्नडाइक का संबंधवाद का सिद्धांत। पहले थॉर्नडाइक का परिचय देख लेते। थॉर्नडाइक कौन थे, क्या था, तो पूरा नाम इनका एडवर्ड थॉर्नडाइक। हमेशा हर साइकोलॉजिस्ट का पूरा नाम हमें याद होना चाहिए, क्योंकि जब ऑप्शन में आता है एडवर्ड थॉर्नडाइक, E.L. थॉर्नडाइक आ गया, A.L. थॉर्नडाइक आ गया, तो वहां कंफ्यूज हो जाते हैं, सीधा सा क्वेश्चन भी गलत हो जाता है। एडवर्ड थॉर्नडाइक ये अमेरिका के रहने वाले थे। इनका जो जन्म, इनकी डेट ऑफ बर्थ है 31 अगस्त 1874, 31 अगस्त 1874। मृत्यु, इनकी डेथ होती है 9 अगस्त 1949, 9 अगस्त 1949 को। इनकी शिक्षा की बात करें तो ये पीएचडी होल्डर थे। पीएचडी करी थी इन्होंने 1898 में, 1898 में इन्होंने पीएचडी करी। उनमें इनका जो सब्जेक्ट था, जिस सब्जेक्ट पर इन्होंने पीएचडी करी उसका नाम था एनिमल इंटेलिजेंस। एनिमल इंटेलिजेंस सब्जेक्ट पर इन्होंने पीएचडी करी और इसी टाइम पर यह सिद्धांत दिया था। जब ये पीएचडी शोध कार्य कर रहे थे, एनिमल इंटेलिजेंस सब्जेक्ट पर पीएचडी शोध कार्य कर रहे थे, उसी टाइम पे इन्होंने संबंधवाद का सिद्धांत दिया था। आगे चलते हैं। थॉर्नडाइक प्रथम अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने पशुओं पर प्रयोग किए। पशुओं पर प्रयोग करने वाले प्रथम अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक थे। अगला, पूरा जीवन कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में एक शिक्षक के रूप में बताया। अमेरिका की कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी में एज ए टीचर इन्होंने पूरी लाइफ काम किया। जब तक रिटायर्ड नहीं हुआ तब तक इन्होंने वहां पे काम किया। अब थॉर्नडाइक ने बहुत सारी बुकें लिखी अपने जीवन काल में, साइकोलॉजी पर बहुत सारी बुकें लिखी। कौन कौन सी बुकें लिखी, उनमें से कुछ प्रमुख बुकें हैं जिनको मैंने यहाँ नोट किया है। और यहाँ से क्वेश्चन देखो, एक तो जानकारी से क्वेश्चन, इसके परिचय से, दूसरा इसकी बुक्स से, और तीसरा सिद्धांत के बीच में से। सिद्धांत के बीच में जो क्वेश्चन आते हैं वो भावात्मक क्वेश्चन आते हैं, भाव से पूछे जाते हैं, और ये दोनों फैक्चुअल क्वेश्चन है। अगर इजी क्वेश्चन बना हुआ तो फैक्चुअल क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। तो बुक्स के नाम हमें याद होने चाहिए। सबसे पहली पुस्तक है एजुकेशन साइकोलॉजी। इस बुक को सबसे ज्यादा, ये इंपॉर्टेंट भी है, ये ज्यादा पूछी जा सकती, क्योंकि इसी बुक में ये सिद्धांत दिया था। थॉर्नडाइक का जो संबंधवाद का सिद्धांत है, थॉर्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत है, ट्रायल एंड एरर थ्योरी ऑफ थॉर्नडाइक, वो किस बुक में है, तो एजुकेशन साइकोलॉजी नाम से इनकी 1913 में बुक प्रकाशित हुई, उसमें इन्होंने ये सिद्धांत दिया था। तो ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बुक का नाम जरूर याद रखें। दूसरी बुक है द साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग, 1914 में, द साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग। थर्ड नंबर पे बुक है फंडामेंटल ऑफ लर्निंग, 1933 में। फंडामेंटल ऑफ लर्निंग 1933 में प्रकाशित हुई। द मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस, फोर्थ नंबर की बुक है द मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस, 1926 में प्रकाशित होती है। और नंबर 5 नंबर पे जो बुक है इनकी, ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर, ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर, 1940 में ये बुक इनकी प्रकाशित होती है। और जैसा कि हमने देखा था 49 में तो इनकी डेथ ही हो जाती है, 1940 में। और शायद कंफर्म तो नहीं कह सकता, मगर मेरे हिसाब से ये इनकी लास्ट बुक रही होगी, क्योंकि जो मैंने बुक की लिस्ट देखी थी उसमें सबसे लास्ट ही मिली थी। अब सिद्धांत के अन्य नाम, सिद्धांत के बारे में जानते हैं। हर अधिगम के सिद्धांत जितने भी पढ़ेंगे विद्यार्थी, उनमें ध्यान रखें एक नाम नहीं, उसके जितने नेम है सारे नाम आपको लर्न रखने हैं। चाहे इंग्लिश वाले नेम हो चाहे हिंदी वाले नेम हो, सारे नेम याद रखने हैं। मैंने यहाँ थॉर्नडाइक का संबंधवाद सिद्धांत लिखवा दिया, पेपर में आ गया प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत, हर्ष एवं दुख का सिद्धांत,
या संयोजनवाद का सिद्धांत, तो वहां पर फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसीलिए सिद्धांत के सारे नाम हमें याद रहने चाहिए। यहां मैंने इस सिद्धांत के सारे नाम नोट कर दिए, सारे नाम नोट कर दिए, इनको आप अच्छी तरह से याद रखें। सबसे पहला उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, इसी का नाम है। एसआर सिद्धांत, इसी का नाम है। एसआर मतलब संबंधवाद का सिद्धांत, इसी का नाम है। बंध का सिद्धांत, ये भी इसी सिद्धांत का नाम है। चयन का सिद्धांत भी कहते हैं। प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, सबसे ज्यादा प्रचलित नाम ये है, सबसे ज्यादा प्रचलित नाम ये है प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, इसका जरूर ध्यान में रखें आप। फिर आता है आवृत्ति का सिद्धांत, फिर आता है प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत, संयोजनवाद का सिद्धांत, हर्ष एवं दुख का सिद्धांत, परिश्रम एवं धैर्य का सिद्धांत। ये इस सिद्धांत के अन्य नाम है जिन नामों से इन सिद्धांत को जाना जाता है। इसमें से कोई सा भी नियम देखो, इंग्लिश में तो केवल एक ही नाम, जैसे ट्रायल एंड एरर थ्योरी, एसआर थ्योरी, ऐसे ही कुछ नाम है। बट जब इनकी बुक्स का हिंदी ट्रांसलेशन किया तो किस राइटर ने क्या नाम ले लिया, किसने क्या नाम ले लिया, और अब आरपीएससी या अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड किस बुक को उठाकर, कौन सी यूनिवर्सिटी की बुक को उठाकर पेपर बना लेता है, उसमें क्या लिखा हुआ है। इसीलिए हमें सारे नाम याद में होने चाहिए। अब पढ़ते हैं इनके संबंध सिद्धांत के बारे में। इनका जो सिद्धांत का नाम है संबंधवाद का सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। इसमें क्या है कि यदि किसी प्राणी के सामने कोई उद्दीपक प्रस्तुत किया जाता है, इस सिद्धांत को सीखने से पहले दो चीजें ध्यान में रखनी, एक तो आता उद्दीपक, एक आता अनुक्रिया। चलो यहाँ लिखा हुआ है उद्दीपक और अनुक्रिया। उद्दीपक क्या है? उद्दीपक वो वस्तु या स्थिति है, वह वस्तु स्थिति या दशा है जो प्राणी को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है, यह तो उद्दीपक। और अनुक्रिया उद्दीपक के प्रति, उद्दीपक को पाने के लिए, उद्दीपक को हासिल करने के लिए, या जो उद्दीपक है जैसी उद्दीपक के प्रति जो हम क्रिया करते हैं वो होती है अनुक्रिया। ये उद्दीपक और अनुक्रिया आपको याद होना चाहिए, क्योंकि इस सिद्धांत का नाम उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत भी है, और ये है पूरा डिपेंड उद्दीपक और अनुक्रिया पे है। तो इस सिद्धांत में क्या है कि यदि किसी प्राणी के सामने कोई उद्दीपक प्रस्तुत किया जाता है तो वह उसके प्रति अनुक्रिया करता है। अब अनुक्रिया अगर सही हुई, अनुक्रिया सही हुई और उससे वो उद्दीपक प्राप्त हो गया तो उसे संतोष हो जाता है, वो उस अनुक्रिया को और दोहराता है। अगर अनुक्रिया गलत हुई और उससे उद्दीपक प्राप्त नहीं हुआ तो वो उस अनुक्रिया को नहीं दोहराता, उससे उसे असंतुष्टि होती है। तो इसी उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच में जब उद्दीपक को पाने के लिए प्राणी अनुक्रियाएं करता है तो वो एक अनुक्रिया जिसकी वजह से उसे वो उद्दीपक मिल जाता है, मतलब वो राइट डिसीजन या राइट वर्क जिसकी हेल्प से वो उसको प्राप्त कर लेता है उद्दीपक को, तो उस अनुक्रिया और उद्दीपक के बीच में जो संबंध बनता है, फिर बार बार नहीं करता। देखो पहली बार में तो अनेक अनुक्रियाएं करते हैं, पर बाद में जब उसको पता लग जाता है उसका सीधा उससे बॉन्ड स्थापित हो जाता है, अनुक्रिया और उद्दीपक के बीच में बॉन्ड बन जाता है, बंध बन जाता है, और फिर प्राणी सीधा वो डायरेक्ट वही अनुक्रिया करता है, सीधी वही अनुक्रिया करता है जिससे वो उद्दीपक को प्राप्त कर सके। तो जो अवांछित अनुक्रियाओं को हटा देता है, वांछित अनुक्रिया ही करता है और फिर उद्दीपक को प्राप्त कर लेता है। मतलब जो उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच में जो बंध बन जाता है, इसे ही संबंधवाद का सिद्धांत कहते हैं। दोबारा एक बार रिपीट करवा देता हूं कि किसी प्राणी के सामने कोई उद्दीपक प्रस्तुत किया गया, जैसे अपने सामने कोई बुक रख दी गई पढ़ने के लिए, बट हम वहां तक हमारा हाथ नहीं पहुंच रहा, बुक ऊपर पड़ी हुई है अलमारी में, हमारा हाथ नहीं पहुंच रहा है, तो हम क्या करते हैं, अलग अलग क्रियाएं करते हैं। पहले ऊपर होने की कोशिश करते हैं, फिर किसी ऊपर चढ़ते हैं, फिर और बड़ा लेकर आते हैं, फिर स्टूल पे चढ़ते हैं या टेबल पे चढ़ते हैं, एट लास्ट उसको उतार लेते हैं। फिर अगली बार उस जगह कोई बुक रखी हुई होगी तो हम फिर बार अवांछित अनुक्रियाएं नहीं करेंगे, सीधा स्टूल लाएंगे, चढ़ेंगे और उसको उतार लेंगे। मतलब उस अनुक्रिया, वहां से उतारने की अनुक्रिया जो स्टूल यूज कर रहे हैं उसके बीच में और अपने बीच में अनुबंध स्थापित हो जाता है। यही इनकी थ्योरी है कि किसी भी प्राणी के सामने अगर उद्दीपक प्रस्तुत किया जाए तो उसके प्रति जो अनुक्रिया करेगा प्राणी, उसके प्रति अनुक्रिया जरूर करेगा। तो ये इनका सिद्धांत है। सिद्धांत में इन्होंने प्रयोग किस पर किया? सिद्धांत में इन्होंने प्रयोग किया एक भूख की बिल्ली पर। वैसे अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे, एनिमल इंटेलिजेंस के जानवरों पर ज्यादा प्रयोग किए थे, इन्होंने बिल्ली पर, मुर्गियों पर, मछलियों पर अनेक सारे प्रयोग किए, मगर हम केवल इनका एक प्रयोग ले रहे हैं जो इन्होंने एक बिल्ली पर किया था। इन्होंने एक भूखी बिल्ली को पकड़ा और उसको एक बॉक्स में बंद कर दिया। बिल्ली भूखी थी, भूखी बिल्ली को पकड़ा, बॉक्स में बंद कर दिया। बॉक्स इस टाइप से बना हुआ था कि बॉक्स का जो गेट था,
ये गेट इस लीवर को दबाने से खुल जाता था, गेट लीवर दबाने से खुल जाता था। और अब पिंजरे के बाहर इस बॉक्स के बाहर एक प्लेट रख दी और प्लेट में खाना रख दिया, उस बिल्ली के लिए खाना रख दिया प्लेट में। अब बिल्ली क्योंकि भूखी थी तो इस खाने को खाना चाहती थी। अब इस खाने के और बिल्ली के बीच में ये गेट आ रहा है, पिंजरे का गेट आ रहा है। अब बिल्ली इधर उधर हाथ पांव मारती है, कभी इसकी छड़ों पे हाथ पांव मारती, कभी इस दीवार पे मारती, क्योंकि इसके छड़े लगी हुई थी। इन छड़ों पे हाथ पांव मारती, इधर मारती उधर मारती, खूब कोशिश करती। एट लास्ट गलती से उसके पांव से ये लीवर दब जाता है। लीवर दबते ही पहले गेट खुल जाता है, गेट खुलते ही पहले बिल्ली खाना खाती है। थॉर्नडाइक तुरंत उस बिल्ली को पकड़ के वापस अंदर बंद कर देते हैं, वापस गेट बंद कर देते हैं और फिर खाना रख देते हैं। सेकेंड टाइम में बिल्ली और कोशिश करती है, बट अब की बार पिछली बार जितने उसने कोशिश करी थी उससे कम कोशिश में वो गेट खोल लेती है और खाना खा लेती है। फिर वो थर्ड प्रयास के लिए और उसको पकड़ के बंद कर देते हैं। इस टाइप से थॉर्नडाइक उसको बार बार पकड़ के बंद करते जाते हैं। एट लास्ट वो सिचुएशन आती है जिसमें बिल्ली सीधा ही लीवर दबा के बाहर आके खाना खा लेती है। मतलब बिल्ली का सही अनुक्रिया से बॉन्ड स्थापित हो जाता है और वो खाना प्राप्त कर लेती है। अब इसके लिए देखो दो कंडीशन बताई उन्होंने, थॉर्नडाइक महोदय ने दो कंडीशन बताई। क्या कंडीशन बताई? एक तो बिल्ली का भूखा होना जरूरी है, बिल्ली का भूखा होना जरूरी है। इट मींस बिल्ली की जगह कोई दूसरा प्राणी हो तो भी उसमें आवश्यकता जरूरी है, किसी चीज को पाने की उसमें आवश्यकता जरूरी है। देखो उसको भूखा होना जरूरी है, जैसे आप पानी पीना है तो प्यासा होना जरूरी है। अगर आपने पहले पानी पी रखा है, कोई पानी की बोतल सामने लाए तो आप कोई अनुक्रिया नहीं करेंगे उसके प्रति। तो अनुक्रिया कब होती है? अनुक्रिया के लिए पहले तत्पर होना जरूरी है। इट मींस भूखा होना जरूरी है, इट मींस तत्पर तैयार होना जरूरी है। सामने वाले बच्चों को आप पढ़ाना चाह रहे हो, वो पढ़ने को तैयार ही नहीं है, फिर चाहे आप कितने उद्दीपक सामने रखो वो कैसे पढ़ेगा? तो इसीलिए पहली कंडीशन है बिल्ली का भूखा होना जरूरी, दूसरा भोजन सामने होना जरूरी। अब दूसरी बात है कि बिल्ली भूखी है ये तो ठीक है, पर सेकंड कंडीशन क्या है कि भोजन भी सामने होना चाहिए, तब उसको देखकर अनुक्रिया करेगी। मतलब उद्दीपक का होना जरूरी है तभी अनुक्रिया होगी। संबंधवाद सिद्धांत में दो चीजें जरूरी है, एक तो आवश्यकता जरूरी है, दूसरा उद्दीपक जरूरी है, तभी अनुक्रिया होगी। बिल्ली का भूखा होना जरूरी है, सामने भोजन की थाली होना भी जरूरी, तभी अनुक्रिया होगी, वरना नहीं होगी। जैसे मैंने सोच लिया मुझे टीचर बनना है, मुझे कॉलेज लेक्चरर बनना है। अब कॉलेज लेक्चरर बनने के लिए मुझे मोटिवेट कौन करेगा? सामने वैकेंसी भी होनी चाहिए, सामने वैकेंसी आएगी तभी तो मोटिवेट होऊंगा, तभी तो अपनी बुक उठाऊंगा, तभी तो पढ़ूंगा। वैकेंसी है ही नहीं 5 साल 10 साल तक, आगे पता लगेगा कि आने वाले 5 साल तक कोई वैकेंसी नहीं है, तो फिर मेरा ही मन नहीं करेगा पढ़ने का। तो ये है, इन सिद्धांत में इन्होंने दो चीजें बताई। एक, अगर सही अनुक्रिया करते हैं उसको संतुष्टि मिल जाती है, उद्दीपक के प्रति की गई सही अनुक्रिया से संतुष्टि मिलती है, तो उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच में बंध स्थापित हो जाता है। और गलत अनुक्रिया करता है तो उसको हताशा मिलती है, गलत अनुक्रिया से उसको कोई रिजल्ट नहीं निकलता, गलत अनुक्रिया के साथ वो उसकी कोई बॉन्डिंग नहीं होती। तो इस टाइप से ये था थॉर्नडाइक का प्रयोग जो उन्होंने बिल्ली पे किया, भूखी बिल्ली पे किया। और लास्ट में एट लास्ट ये डिसाइड कर दिया कि अगर प्राणी के सामने उद्दीपक प्रस्तुत किया जाए तो वो उसके प्रति अनुक्रिया जरूर करता है। और उसके उद्दीपक की क्या कंडीशंस थी जो भी इसमें आ गई। अब इस पूरी थ्योरी को ये लिखवाने वाले नहीं है, तो कहानी एक बार आप सुनोगे इसमें वैसे ही लर्न हो जाएगा। पहले भी कितनी बार पढ़ रहे हो, आपने एसटीसी बीएड में वैसे पढ़ाई होगा ही, तो ये तो कहानियां है। अब इसके बाद में इस पूरे प्रयोग को करने के बाद में, ये पूरा रिसर्च थ्योरी करने के बाद में थॉर्नडाइक ने कुछ नियम प्रतिपादित किए सीखने के। इस प्रयोग को देखकर उनको माइंड में कुछ नियम आएगा सीखने के संबंधी, अधिगम से रिलेटेड कुछ नियम आए। उन नियमों को उन्होंने दो पार्ट में बांटा। पहले पार्ट में लिया मुख्य नियम, सेकंड में लिया गौण नियम। सीखने के मुख्य नियम और गौण नियम, यहां से भी 100% थॉर्नडाइक अगर पूछा जाता है या तो यहां से पूछा जाता है या इसके बजाय ज्यादातर क्वेश्चन यहां से आए। ज्यादातर क्वेश्चन मैंने एग्जाम में पिछले कम से कम 10-10 सालों के अगर एग्जाम पेपर देखे मैंने, तो उसमें यहां से क्वेश्चन ज्यादा मिले। तो आप लोग भी इन नियमों को अच्छी तरह सीख ले। थ्योरी तो सीखनी है, थ्योरी में तो ज्यादा कोई विशेष है नहीं, केवल बॉन्डिंग है। किसके बीच में? उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच में बॉन्डिंग कैसे स्थापित होती है, ये मैंने अच्छी तरह से कर लिया करवा दिया आपको। अब मुख्य नियम कौन कौन से? सबसे पहले तत्परता का नियम देखिए।
मुख्य नियम है थॉर्नडाइक के मुख्य नियम है तत्परता का नियम, नंबर 2 पे अभ्यास का नियम, नंबर 3 पे प्रभाव का नियम। अब तत्परता का नियम क्या है? तत्परता का नियम ये है कि जिसको सिखा रहे हैं उसका तत्पर होना जरूरी है। जैसे एक एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि एक घोड़े को 10 जने मिलकर तालाब तक तो ले जा सकते हैं, मतलब जबरदस्ती बांध पीट के कैसे भी घीस के उसको तालाब तक तो ले जा सकते हैं, मगर 10 ही जने मिलकर उसको एक बाल्टी पानी नहीं पिला सकते जब तक वो पीने को तैयार नहीं होगा, मतलब जब तक वो तत्पर नहीं होगा। एक लड़के को उसका कोच तब तक क्रिकेट खेलना नहीं सिखा सकता जब तक वो लड़का अपने अंतर्मन से तैयार नहीं होगा कि मुझे क्रिकेट खेलना है। एक आदमी को तब तक कार ड्राइव करना नहीं सिखा सकते जब तक वो जब मतलब सीखने के लिए तत्पर होना जरूरी। जब तक आप अंदर से तत्पर, जब तक आपकी खुद की इच्छा नहीं होगी सीखने की, आगे से कोई आपके ऊपर प्रेशर करे, जैसे आपको आगे चलकर पढ़ने की इच्छा है, मैं तो केवल हिस्ट्री से मैं करूंगा, मुझे हिस्ट्री बहुत प्यारी लगती है, और जबरदस्ती आप प्रेशर लगा दिया नहीं तू इकोनॉमिक्स से मैं कर, तो फिर आपकी जब इच्छा ही नहीं तो आप वो काम नहीं कर पाएंगे। जबरदस्ती करवाते उसमें सक्सेस भी नहीं मिलती। तो यहां पर मतलब सीखने के लिए किसके जरूरी है? सीखने के लिए अधिगमकर्ता का तत्पर होना बहुत जरूरी है, लर्नर का तत्पर होना जरूरी है, उसका एक्टिव होना बहुत जरूरी है। ये दूसरा उदाहरण, दूसरा नियम जो दिया उन्होंने अभ्यास का नियम। अभ्यास का नियम, किसी भी चीज को सीखने के लिए हमें उसका बार बार अभ्यास करना पड़ेगा, उसके प्रति बार बार अनुक्रिया करनी पड़ेगी। किसी उद्दीपक को पाने के लिए जैसे बार बार, क्योंकि बल्ली बार बार प्रयास कर रही थी, बार बार उल्टे सीधे हाथ पांव मार रही थी एक बार। और जैसे हिंदी में एक दोहा भी आता है, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात के सिल पर परत निशान। कि अभ्यास करने से तो बार बार आने जाने से तो एक रस्सी सिला पर निशान बना देती है। तो अभ्यास जरूरी, सीखने के लिए अभ्यास जरूरी। जितने प्रैक्टिस करोगे, इंग्लिश में एक स्टेटमेंट है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, कि प्रैक्टिस एक आदमी को परफेक्ट बना देती है। तो अगर आपको किसी भी फील्ड में माहिर होना है, किसी चीज को सीखना है, ग्रहण करना है, तो उसका बार बार अभ्यास करना बहुत जरूरी है। और तीसरा नियम है प्रभाव का नियम। प्रभाव का नियम और प्रसन्नता या दुख का नियम, इसमें मतलब क्या है? हम जीवन में उन्हीं कामों को करना चाहते हैं जो हमारे लिए सुखद हो। प्रभाव मतलब उसका हमारे ऊपर असर क्या होगा, जो भी काम हम कर रहे हैं उसका हमारे ऊपर असर क्या होगा। जैसे पता लग गया, जैसे मैं आज पढ़ा रहा हूं, मैं निःशुल्क पढ़ा रहा हूं, और कल करते अगर इसका मुझ पे अच्छा असर होता है, यूट्यूब पे सफल हो जाता हूं, यूट्यूब की तरफ से मुझे कुछ पैकेज मिलता है या कुछ सहायता मिलती है, तो उसका प्रभाव मुझ पर ज्यादा पड़ेगा और मैं उस काम को और ज्यादा करूंगा। अगर कोई एक कुम्हार है, मटकी बनाता है, 10 मटकियां बनाई और 20 लेने वाले आ गए, उसका रिजल्ट पॉजिटिव रहा, अगले दिन 40 बनाएगा, 60 बनाएगा। जब उसका प्रभाव, उसको पता है कि इस चीज का मुझ पे प्रभाव क्या होने वाला है, हम उन्हीं चीजों को करते हैं। अगर जैसे एक मटकी बनाए, दूसरे दिन कोई लेने वाला ही नहीं है, अगली नहीं बनाएगा वो। जैसे मैं मेरा एग्जांपल देता हूं, मैं वीडियो शूट करके डाल रहा हूं, उस पर कोई रेस्पॉन्स नहीं मिलता, कुछ नहीं होता, 1 साल 2 साल 10 साल 5 साल, तो मैं खुद भी मोटिवेट नहीं होऊंगा इसके लिए। तो वो जैसे पूरी बुक पढ़ के जाते हैं, कोई एक बुक आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं, पूरी बुक पढ़ के गए, उसमें से क्वेश्चन पेपर में मिल गए, तो आप बहुत उत्साहित होते हैं कि यार इस क्वेश्चन में, मार्केट में हम कौन सी बुक लाते हैं यार, इस क्वेश्चन में, इस बुक में से क्वेश्चन आते हैं। मतलब हम उन्हीं चीजों को करना चाहते हैं जिनका रिजल्ट अपने लिए पॉजिटिव हो, हम उन चीजों से बचना चाहते हैं जिनका रिजल्ट हमारे लिए नेगेटिव होता है। यह है प्रभाव का नियम। ये तो थे थॉर्नडाइक के सीखने के मुख्य नियम। और अब आते हैं थॉर्नडाइक के सीखने के गौण नियम। गौण नियम में सबसे पहले आता है बहुप्रतिक्रिया का नियम। बहुप्रतिक्रिया का नियम और अभ्यास का नियम तो सेम ही है, क्योंकि बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है, बहुत सारी प्रतिक्रियाएं करनी पड़ती है, अनुक्रियाएं करनी पड़ती है। मानसिक विन्यास का नियम। मानसिक विन्यास का मतलब, मानसिक विन्यास का मतलब है जो हम मन में ठान लेते हैं हमारे रिजल्ट वैसे ही आते हैं। मन के हार है तो मन के जीते जीत। इट मींस अगर आपने सोच लिया क्या मेरा इस एग्जाम में सिलेक्शन हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, श्योरिटी 100% हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, और मुझे तैयारी करनी चाहिए, इस एग्जाम में इतनी सीटें हैं, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, मुझे तैयारी करनी चाहिए, जम के तैयारी करनी चाहिए। अगर आपका मानसिक विन्यास इस तरीके से होता है और आप उस दिशा में आपका मन काम करने लग जाता है, तो आप जरूर सक्सेस होते हैं। अगर मानसिक विन्यास बना लिया यार इसमें तो हिंदी की सीट है इतनी सी के, मैथ्स की सीट है इतनी सी के, इसमें मेरा क्या सिलेक्शन होगा, मानसिक विन्यास आपने मानसिक आपकी साइकोलॉजी ऐसी बिठा ली दिमाग में, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा।
जैसे वो एक मेंढक की कहानी आती है, एक बहरा मेंढक के गड्ढे में गिर जाता है और बाहर वाले दूसरे मेंढक देख देख के कहते हैं उसको, वो बार बार उछल, 2-3 मेंढक और भी रहते हैं, वो बार बार उछलता है, बार बार उछलता है, बार बार उछलता है, बाहर आने की कोशिश करता है। बाहर वाले कहते हैं अरे क्यों उछल उछल के अपने हाथ पांव तोड़ रहा है, क्यों घायल हो रहा है, मरना तो वैसे ही आराम से अंदर पड़ा रहा है, वैसे ही मर जाएगा। बट वो मेंढक उछलता जाता, वो दूसरे मेंढक उसको देख रहे होते हैं, वो उछलता जाता उछलता जाता उछलता जाता, एक टाइम पे वो बाहर आ जाता है। बाहर वाले उसको पूछते हैं तू बाहर कैसे आया, तो उसको पता चला कि ये सुनता ही नहीं है। मतलब उसने ठान लिया मुझे बाहर निकलना है, उसका मानसिक विन्यास, उसने अपने माइंड में साइकोलॉजी बिठा ली, मैं इस गड्ढे से बाहर निकलूंगा, और निकल गया। और जो अंदर बैठे बैठे सोच रहे थे यार बाहर नहीं निकल सकते, यहां मरने में फायदा, वो अंदर रह गए। तो ये है मानसिक विन्यास का नियम। दूसरा है आत्मीकरण का नियम। आत्मीकरण के नियम से आत्मीकरण, ये वर्ड आते रहते हैं साइकोलॉजी। आत्मीकरण का नियम का मतलब होता है हमें कोई, जैसे कोई पुरानी कोई चीज सीखी थी, कोई मैथमेटिक्स का कोई क्वेश्चन सीखा, जैसे अपन ने 10th में पढ़ते थे, उस टाइम पे मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते थे, ट्रिग्नोमेट्री में साइन थीटा कोस थीटा वगैरह पढ़ते थे। अब उन्हें पढ़ते 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 हमने छोड़ दिया, अब वो हमारे काम नहीं आ रहे, तो काफी टाइम हो गया, भूल गए। जब आप लोग वापस बीएड बीएससी से किसी डिप्लोमे में जाते हैं या इंजीनियरिंग में जाते हैं और वापस वहां पर वो आपको पढ़ने को मिलते हैं, तो पढ़ते ही हम पहचान जाते हैं कि यार ये तो हमने पहले पढ़ा हुआ है वहां पे। तो मतलब नया ज्ञान, कोई नया ज्ञान आपके पुराने ज्ञान को स्थायी करने में मदद करे, नई सीखी हुई चीज आपके पुरानी सीखी हुई चीज में हेल्प करे, यही तो है आत्मसातीकरण, यही आत्मीकरण। नए ज्ञान की सहायता से पुराने ज्ञान को आत्मसात कर लेना, यह है आत्मीकरण का नियम। फिर है आंशिक क्रिया का नियम। आंशिक क्रिया का नियम से मतलब है पूर्ण से अंश की ओर, पहले छोटे छोटे टुकड़ों में करो, छोटे से बड़े की ओर, पहले छोटे 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 छोटे। जैसे पूरा सिलेबस आपने किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पूरा सिलेबस दीवार पे लगा दिया, वैसा थोड़ी ना है पूरा एक ही दिन में एक पूरी बुक पढ़ दोगे। हर बुक लेते हैं, उसका टाइम टेबल बनाते हैं, फिर टाइम टेबल में भी डे सेट करते हैं कि मुझे 7 डेज में इतना करना, 7 डेज में भी पर डे पे आता है आज के दिन में मुझे 7 घंटे पढ़ना है, 8 घंटे पढ़ना है, इसमें हिस्ट्री में क्या पढ़ना है, पॉलिटी में क्या पढ़ना है, सिविक्स में क्या पढ़ना है, हिंदी में क्या पढ़ना है, संस्कृत में क्या पढ़ना है, उसको छोटे 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 टुकड़ों में बांटकर फिर डिवाइड करते हैं। ये है आंशिक क्रिया का नियम। पूर्ण चलते हैं आगे, साहचर्य परिवर्तन का नियम। साहचर्य परिवर्तन का नियम मतलब पहले की गई किसी क्रिया को उसी समय दूसरी स्थिति में कर देना। साहचर्य परिवर्तन का नियम, जैसे पेन से लिख रहे थे, अच्छी हैंड राइटिंग आ रही थी, बट धीरे धीरे पेन खराब हो गया, अब क्या करें, काम बंद नहीं करना है, तो उसी काम को, हमारे पास पेंसिल पड़ी हुई है, हमने उसमें करना शुरू कर दिया। तो पहले किए हुए किसी काम को उसी स्थिति में, दूसरी स्थिति में कर लेना, यह है साहचर्य। मतलब इस चीज से सक्सेस नहीं मिल रही, पेन नहीं चल रहा, बंद हो गया, सक्सेस नहीं मिल रही थी, हमने परिवर्तन कर दिया, पेंसिल से लिखना शुरू कर दिया। यह है साहचर्य परिवर्तन का नियम। तो आशा करता हूं ये भावात्मक रूप से आप लोगों को समझने में आ गए होंगे। जरूरी नहीं है जो मैंने एग्जाम्पल दिए वो एग्जाम में आए, मेरा एग्जाम्पल देने का मकसद सिर्फ इतना सा था कि इनके भाव आपके सामने क्लियर कर दूं। वैसे तो ये थॉर्नडाइक का सिद्धांत है, इसको और जितना खोल के समझाए उतना और ज्यादा बढ़ता है, पर आगे हमें नहीं बढ़ाना। मेन ये है जो मैंने पढ़ाया, गारंटी के साथ कहता हूं, इस पूरे वीडियो को देखने के बाद बुक्स उठाकर देखना, पेपर उठाकर देखना, पिछले ईयर के सीटेट के, रेट के, आरटेट के जितने भी पेपर हुए हैं, टेट के, कोई से भी स्टेट के टेट देख लेना, उसमें इसमें से क्वेश्चन आए हुए हैं थॉर्नडाइक में से, थॉर्नडाइक के साथ संबंधवाद सिद्धांत से जो क्वेश्चन आए हुए हैं, अगर उनकी लैंग्वेज आप समझ गए और मैंने जो यहां करवाए ये आपके अच्छी तरह से समझने में आ गया, तो आप सारे क्वेश्चन कर देंगे। हाँ, कोई हो सकता है अगर आप पहली बार तैयारी कर रहे हैं, जैसे पहली बार टीचर बनने की तैयारी कर रहे हैं, तो थोड़ी डिफिकल्टी आएगी, आपको कोर्स कम से कम 2-3 बार रिवाइज करना पड़ेगा। रिवीजन तो करना पड़ेगा बेटा, बिना रिवीजन किए नहीं हो सकता है। ये बुकें अगर कोई आपसे कहे, जैसे मैं कह दूं मैंने ये 40 बार बुक पढ़ी हुई है, अब आपको सपना सा लगता होगा कि 40 बार पढ़ी हुई है, मगर ये 40 मैं कम बता रहा हूं, और भी ज्यादा मिल जाएंगे आपको जिन बुकों को 100 बार पढ़ जाते हैं। तो तैयारी हमें उतनी ही करनी है, तैयारी में कोई कमी नहीं रखनी, सफलता जरूर मिलेगी, जरूर मिलेगी, जरूर मिलेगी। इसे आत्मविश्वास के साथ आप लोग मेरे वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।